बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल ढेरों दुआएं आपके लिए। जहाँ रहें शादाबाद रहें। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों के लिए आज पहला दिन था हफ्ते का, इवनिंग हो गई है, रात हो गई है। यकीनन कहीं जहाँ पे अभी इस वक्त दिन है और जहाँ पे रात है, जहाँ पे भी जो भी है, आप खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आज का जो मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो जो मैं एक अरसे से कह रहा था कि पीटीआई में क़यादत का बहरान है, लेकिन क्या इस बहरान को मज़ीद बढ़ाया जब मुत्तहदा अपोजिशन जो है उसको तोड़ने की कोशिश हुई। और अचकज़ई साहब और आपने देखा होगा राजा नासिर अब्बास एक अरसे से खामोश हैं, लेकिन ये कुफ्र टूट गया खुदा करके और कुछ मामला सीधे हुए हैं, सुलह हुई है दो लोगों के दरमियान। इस सुलह के ऊपर मैं अब बात करूंगा कि ये सुलह कैसे हुई और इसमें किस किस का क्या किरदार है और की असरात होंगे। मैं तो भाईजान भाई, मेरे पास तो चूँकि पीटीआई मेरा फेवरेट टॉपिक है और खान साहब मेरे दिल के करीब है, तो मैं तो ढूंढता हूँ कि पीटीआई के हवाले से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ नज़र आए जो मैं आप तक पहुँचाऊँ और पॉजिटिव हो, क्योंकि पीटीआई के जितने भी इमरान खान के चाहने वाले हैं वो यकीनन एक गैर नामालूम डिप्रेशन का शिकार हैं। और डिप्रेशन ये है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमारे खान का क्या बनेगा। जून जुलाई शुरू होने लगा, गर्मियाँ अपने अरूज पे होंगी। खान एक कूलर हब्स ज़्यादा कूलर के अंदर अब अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। तुसी चलाओ एसी, तुसी जनाब उधर 16 ते करके ना तो उधर सामने बैठो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो डेफिनेटली आज फिर बड़े दिनों से जो इकरार वाला मामला चल रहा है, इस पे बात करूंगा, लेकिन पहले खलीज की सूरत हाल। और बड़ी इम्पॉर्टेंट एक आज की, अब मैं समझता हूँ कि बड़ी इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को इस मुज़ाकरात में से माइनस कर दिया और ये उनकी बात से जो बात क्लियर हो गई है वो ये कि अब अमेरिका का कोई वफद पाकिस्तान नहीं आएगा। ये एक मायूस कुन बात है हमारे लिए, क्योंकि साढ़े तो टोर टप्पे ऐसे गलते सन कि जी अमेरिका का वफद हमारे पास आता है, अमेरिकन वफद हमें मिलता है, यहाँ पर हमारे उस पे आता है, यहाँ मुज़ाकरात कराते हैं। प्राउड वाली बात भी है कि पाकिस्तान की सरजमीन पे अमरीकी आके बैठते थे और ईरानी बैठ के करते थे। लेकिन आज ट्रंप ने दो जुमले कहे। एक तो उसने कहा कि जी अब हमारे बंदे अब 16-16 घंटे 17-17 घंटे ट्रैवल नहीं करेंगे। पता नहीं उसे पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए जहाज़ तो कहते ने भी पेट्रोल खर्चा बहुत होगा, तो हमारा मंगा लें। वो तैयारा खड़ा होता है, उसे रोज़ चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्हें उसे ना चलाएं गल्फ स्ट्रीम को तो ख़राब होने का डर रहता है। साढ़ा तैयारा मंगा लें, पेट्रोल भी साढ़े को ले लें, माई बाप हैं आप हमारे जनाब। लेकिन उन्होंने कहा जी अब ये 16-16 घंटे की फ़्लाइटें नहीं चलेंगी, जिसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अब उनका कोई वफद पाकिस्तान नहीं आएगा। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी टेलीफोन लाइनें खुली हुई हैं, जिसने मुझसे बात करनी है वो मुझसे बात कर ले। यानी इस बात को अगर आप इस तरह समझें कि वो ईरान को इस बात की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आप मुझसे डायरेक्ट डील करें या डायरेक्ट बात करें। उसने 2 दफ़ा कहा कि मैं वाइट हाउस खुला हुआ है, मेरे फ़ोन लाइन खुली हुई है और जो चाहे है मुझसे बात कर ले ईरान के हवाले से। फिर उनका कि ईरान से हमारी गुफ्तगू चल रही है, वहाँ पे कुछ अच्छे लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही है। तो अगर अब इस सारी गुफ्तगू को आप दोबारा एक दफ़ा जायज़ा लें तो ट्रंप ने पाकिस्तान अपने बंदों को आइंदा भेजने से इनकार कर दिया है और मुज़ाकरात में इनडायरेक्टली पाकिस्तान को माइनस भी कर दिया है। और उसने कहा कि जी उनके साथ अब हमारी डायरेक्ट डीलिंग चल रही है। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो इस हवाले से कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनके पास एक ही अब क्रेडिट की बात आ गई थी, जिसमें वो अपने सोशल मीडिया वालों को बाकी जगहों पे शोर मचाते थे और वो एक तासुर ये देने की कोशिश करते थे कि जी शहबाज शरीफ अब पॉपुलर तरीन है, देखें वो डबल प्रेस कोट पहन के जिसके 2 बटन थे तो 2 थे होंगे ने और वो यूं करके जाते हैं, वो बदोबदी लोगों के हाथ मिला के उनके साथ हंसते हुए तस्वीरें खिंचवाते हैं। तब वो फिर वही तस्वीरें पीआईडी से रिलीज़ करवाई जाती है जिसमें वो यूं करके खड़े होते हैं, सामने उनके साथ लोग खड़े होते हैं। तासुर ये दिया जाता है कि लोग उनकी बात को बहुत गौर से सुन रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े दानिश्वर हैं। तो वो सारा तो टोर टप्पा मुक जाएगा।
लेकिन चलो इस बहाने कम से कम पिंडी इस्लामाबाद वालों की ज़िंदगी में कुछ सुकून तो आएगा। वो बेचारे इस शदीद गर्मी के अंदर इतनी मुसीबत का शिकार हैं, कई कई किलोमीटर की लाइनें लगी होती हैं, अचानक रोड बंद हो जाते हैं, अचानक सिक्योरिटी नाम के पे कुछ हो जाता है, चले उन्होंने दी जान तो छूटेगी। लेकिन ट्रंप की मुझे नहीं लगता जान छूटने वाली है। देखें 60 दिन की एक आईनी मुद्दत होती है जब वो जो कांग्रेस है वो अमरीकी सदर को 60 दिन की आईनी मुद्दत देती है कि लो ये 60 दिन ने देख तुसी जड़ा कटी कटा करना कर लो। अब वो 60 दिन की जो मुद्दत है इस जुम्मे को ख़त्म हो रही है। इसके बाद फिर ट्रंप को उसके लिए आईनी शेल्टर चाहिए होगा। अब ये आईनी शेल्टर मिलता है नहीं मिलता ये बाद की बात है, लेकिन इस जुम्मे को ख़त्म होगी। इससे पहले पहले ट्रंप के पास मौका है कि वो जो इस जंग के हवाले से करना चाहता है या कर सकता है वो कर गुजरे। और इतलात यही है कि ईरानियों के साथ उनके मामला बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। ईरानियों ने कहा जी पहला नाकाबंदी ख़त्म करें, ये जो आपने की हुई है आपने हुर्मस की। दूसरा ये कि हमें हर्जाना दें जितना बड़ा हमारे साथ नुकसान हुआ है। तीसरा ये कि हमें यकीन दिलाएं कि फिर आप इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। अभी उस यकीन दिलाने वाली बात तो किसी दुनिया में किसी और मुल्क के पास नहीं है, जबकि अमेरिका का फोकस सिर्फ एक ही है कि उसे किसी तरह जो यूरेनियम है वो ईरान का वो मिल जाए। और यही मेरा सबसे बड़ा डर है कि यूरेनियम ईरान का लेने के बाद उसने हमारे तक मुँह करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है। मैं आपको 3-4 चीज़ें बड़े दिनों से कह रहा हूँ कि एक तो कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, कहीं ना कहीं कुछ रहेगा, और अगर हुए भी तो बड़ा लंबा अरसा चाहिए। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूँ कि ईरान के बाद पाकिस्तान को उन्होंने घेरना ही घेरना है। तीसरा मैं कह रहा हूँ कि ईरान के यूरेनियम पे नज़र रखने वालों ने पाकिस्तान के एटम बम को भी बर्दाश्त नहीं करना। और ये जंग, चौथी मेरी बात है, याद रखिएगा कि जंग यहूदियों और ईसाइयों के अंदर भी फैल सकती है, क्योंकि जिस तरह क्या कहते हैं यहूदी फ़ौजियों ने इसराइल के हज़रत ईसा के मुजस्मे की बेहुरमती की है, उससे ईसाइयों में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। और टिकर कार्लसन जो है वो उसने तो इसके ऊपर मतलब शदीद एहतिजाज भी किया है, और उसने कहा कि ये क्या नाम है, क्या हुई कि आप ईसाइयों के जो हम पहले जो पॉप ल्यू के ऊपर न रोला पाई रखे उन्हें ट्रंप ने, और उनके साथ फड्डा लिए रखा। ये ऐसे ही है जैसे कोई मुसलमान हुक्मरान जो है ना वो इमाम काबा के साथ शुरू हो जाए। तो ये एक तरफ ये चल रही हैं बातें, दूसरी तरफ इसराइल के ऊपर बहुत शदीद नेतन्याहू के ऊपर मुश्किल है। कैंसर उन्होंने हो चुके हैं, अब उसके खिलाफ वहाँ इसराइल में एक नया इत्तेहाद बन गया और 2 साबिक वज़ीर आज़म उसके खिलाफ इकट्ठे हो गए, उसके खिलाफ करप्शन की तहकीकात शुरू हो गई है। ये सारी चीज़ें देखा जाए तो बड़ी हैं, लेकिन है बड़ी ख़तरनाक नहीं, क्योंकि हरिया ज्वारी कुछ भी कर सकता है। अच्छा जी, अब आ जाए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, और वो है ये कि मैंने आपको कह रहा था कि पीटीआई में जो क़यादत का बहरान है वो नहीं हल हो रहा। यही वजह है कि पीटीआई को कुछ समझ नहीं आती किस पासे जाना है किस पासे नहीं जाना। कुछ दिन इन्होंने अचकज़ई को और राजा नासिर अब्बास को आगे लगाया, वो आए, उन्होंने पंजाब का दौरा किया, रंग बना, अच्छा हुआ कोई थोड़ा सा, और एक नया फ्लेवर आया जिसमें पीटीआई के अलावा जो सियासतदान है वो इमरान खान की बात कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक पीटीआई की क़यादत के अंदर पेट में दर्द होना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि अचकज़ई तो हमसे आगे नज़र आना शुरू हो गया, तो ये कैसे हो सकता है। इसके बाद अचकज़ई साहब की टांगें खींची गई और उन्होंने क्या किया, वो एक साइड पे खामोश होकर बैठ गए, यहाँ तक कि उन्होंने पीटीआई के जलसे में भी शिरकत नहीं की। ये बात जब हुई तो उसके बाद जेड़े विच चंगे बंदे ने, सियाणे ने, अकलमंद ने, तुहाडे वर्गे, उन्होंने कहा कि यार एक प्लेटफॉर्म बन गया था मुत्तहिदा अपोजिशन का, वहाँ से इमरान खान के लिए बात होती थी, पीटीआई के अलावा कोई प्लेटफॉर्म था जहाँ बात होती थी। और अचकज़ई साहब नाराज़ होकर बैठ गए हैं। अचकज़ई साहब से आप कोई बात करो तो कहते जी कुछ नहीं, सुहेल आफरीदी के से सवाल करो तो कहते जी मेरे पास तो कोई फैसले का इख्तियार ही नहीं, वो तो अचकज़ई साहब के पास है। अचकज़ई साहब से सवाल करो तो कहते हैं जी मेरा क्या ताल्लुक है, पीटीआई जाने और वो जाने। इसके बाद ज़रा काम शुरू हुआ इस पर, असद कैसर ये वो सारे लोग, इवन अलीमा खानम को भी ये सवाल किया गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। इसके बाद अब ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि अचकज़ई और सुहेल आफरीदी को एक प्लेटफार्म पे बिठा दिया गया है। एक प्लेटफार्म पे बिठाने के बाद उनके दरमियान जो इख्तलाफात थे
वो ख़त्म कराए गए हैं और उन दोनों को कहा गया है कि जनाब अली आप मिल के काम करें। अचकज़ई साहब का तजर्बा, सुहेल आफरीदी के का गर्म खून मिल के कुछ कर सकता हूँ। मैंने नहीं पता कितना गर्म खून है, क्योंकि अब बज़ाहिर तो मुझे ऐसे लगता है, मुझे कहने दीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सुहेल आफरीदी भी मसलहतों का शिकार होते जा रहे हैं। अब इस पे कोई कितनी जस्टिफिकेशन दे, कोई कुछ भी कहे, लिखा दीवार पे लिखा नज़र आता है। आशिक लोग जो होते हैं वो तो पागल होते हैं, ठीक है। वो क्या शेर है किसी उस्ताद का, इधर अबे ओ चाक गरेबा वाले। आप कहते हैं ना मैं पंजाबी बहुत बोल रहा, मैं कह चले आज आपको उर्दू का उस्ताद जी किसी उस्ताद का शेर सुनाऊं। कहते हैं इधर अबे ओ चाक गरेबा वाले, यूं बुलाते हैं हमें कूचाए जाना वाले। आशिक लोग तो फटे हुए गिरेबानों के साथ कूचाए जाना में लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। सुहेल आफरीदी भी मुझे लगता है उन्हें भी इक़्तिदार की हवा लग गई, या उनको कोई मसलहत दरपेश हो गई, या इस्टेब्लिशमेंट ने उनको किसी पास लम्हा पा लिया, या इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें अपना काना कर लिया। कुछ तो हुआ है कि सुहेल आफरीदी की ज़बान बदल गई, सुहेल आफरीदी की डिक्शन बदल गई, सुहेल आफरीदी का स्टाइल बदल गया। अब वो बड़ी रख रखाव वाली गुफ्तगू करते हैं, अब वो बड़ी वो देखी भाली गुफ्तगू करते हैं। जब कोई उनसे बात करे तो कहते हैं यार भाई वो जाहिर है एक सीएम है, उसको ये करना पड़ता है। तो सीएमशिप भाई तुमने ली इमरान खान के लिए थी और इस नाम से ली थी कि मैं इमरान खान के इश्क इमरान खान के अंदर पता इनको अगला देंगे कि क्या कर दूंगा, और अचानक आप जो हैं वो अच्छे काके मुन्ने बन गए। सो इससे कहीं लगता है कि आप कहीं आफरीदी साहब कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। ये मैं पीटीआई वाले मनन ना मनन मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो तजियाकार हूँ, मेरा काम है तजिया करना। ना मैंने केपी तो कोई लिफाफा आंदा है, ना केपी से कोई मेरा किसी से कोई मोहब्बत भरा राब्ता है कि जी मैं करूँ। ये कुछ और ही लोग हैं भाई, वो उतार हैं। मैं लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपको कहूँगा, मुस्लिम लीग नून की मैं एक तारीफ़ करूँगा। आप अब इसे जो मर्जी कहें, मुस्लिम लीग नून अपने सहाफ़ियों के पीछे खड़ी होती है। रिजवान रज़ी के ऊपर जब पीटीआई पीपल्स पार्टी ने वो अटैक किया तो मरियम नवाज ने रिजवान रज़ी के हक में ट्वीट किया। ज़रा बात को समझें, हसन अयूब को उठा के वो कहाँ से कहाँ ले गए, आपके सामने है। और बहुत सारे इवन जो इदारे हैं, आई एम सॉरी मेरा फेवरेट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन वो फिर वहीं आ जाती है, जो हमारे प्यारे इदारे हैं वो जिन सहाफ़ियों की आबियारी करते हैं उन्हें बहुत ऊपर लेके जाते हैं। उनको बेहतरीन पैकेज ज़िंदगी के मिलते हैं, बेहतरीन नौकरियां मिलती हैं, बेहतरीन उनको मौके मिलते हैं। मेरे सामने बहुत सारे सहाफ़ी जो कल तक मोटरसाइकिलों पे थे, आज वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में फिर रहे। उनको जो मेरे सामने बहुत सारे लोग जो मेरे सबऑर्डिनेट रहे 2-3 प्रोजेक्ट के अंदर, जो तनख्वाह ना मिलने पे उधार मांग के ले जाते थे मुझसे, आज उनकी कोठियां बंगले हैं भाई, गाड़ियां हैं उनके पास, उनकी रऊनत आसमान पे है। ये क्रेडिट जाता है मुस्लिम लीग नून को और बहुत सारे इदारों को कि जो उनके अपने लैपालिक बच्चे होते हैं उनके पीछे जाते हैं। ये सिर्फ पीटीआई की क़यादत है जिसे अपने अलावा किसी की कोई गर्ज नहीं है। अपने इमरान खान की उन्हें गर्ज नहीं है, इमरान खान की उन्हें परवाह नहीं है। साफियों के साथ तो उन्होंने खाक खड़ा होना है। पंजाब में जिस तरह साफियों के साथ जुल्म हुए, जिस तरह उनके साथ बर्बरियत हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेलें हुई, उनकी नौकरियां चली गई, पता नहीं उनके साथ साथ क्या क्या हुआ। आप मुझे बता दें कि पीटीआई ने किसी एक सहाफ़ी के लिए भी आवाज़ बुलंद की हो। वो जो बड़े बड़े लोग हैं 5-7 उनके लिए कर देना तो वो तो उनकी मजबूरी है। बच्चे छोटे छोटे लोग, अभी भी वो एक लड़का जो है वो 9 मई वो अडयाला से बाहर गिरफ्तार हुआ था, आज तक वो वहीं है। फ़खरुर रहमान की ज़मानत आज मंजूर हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके पे उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। तो कितने लोग हैं जो पीटीआई के लीडरशिप जो है वो ऐसे साफियों के साथ खड़ी होती है जो इस टाइम हक सच के साथ खड़े। लिहाजा मेरा तो किसी ना कोई ताल्लुक नहीं, ना मेरा कोई किसी न सलाम दुआ, ना मैं योगा का कोई मुझे वो कहे, और ना मुझे इसकी ज़रूरत है। मुझे तो ये जो आप देख रहे हैं ना,
ये मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूँ ना, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मेरे साथ खड़े, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ईमानदारी की बात है। लेकिन बहरहाल महमूद अचकज़ई, सुहेल आफरीदी, राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, रखवनज़ादा, हुसैन अहमद की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में ये तय हुआ है कि आइंदा मिलजुल के सारे चलेंगे, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, अच्छे बच्चों की तरह रहेंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इन मौजूदा हालात में कि अगर वो इस तरह इकट्ठे होते। अब आ जाए आखिरी में मेरे प्यारे प्यारे, मेरे सबसे हर दिल अजीज़ इकरारुल हसन के हवाले से। लेकिन उससे पहले आज मैं क्लिप देख रहा था जिसमें वो मुफ्ती कवी साहब के साथ वो खातून जो मुस्लिम लीग नून की हैं, साहब वो ख़ुद को तजिया निगार भी कहती हैं, लंदन में भी होती हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका, शायद मेरे लिए अहम नहीं है नाम, अब अभी नाम आ गया याद तो मैं ज़रूर आपसे करूँगा। बड़ी वो लंदन से वो करती हैं, उनकी और मुफ्ती कवी की कोई दिखाई है बहस हो रही है। और वो दो चीज़ें मुझे नहीं समझ आती, ये उल्मा, मुफ्ती कवी, ताहिर अशरफी, ये लंदन चले जाते, कैसे चले जाते हैं? खुदा गवाह है कि मैं लाहौर में रहता हूँ, मैंने अगर गुजरांवाला जाना हो ना तो मैं कैलकुलेट करता हूँ पेट्रोल कितना लगेगा, वहाँ स्टे पे क्या होगा, ये होगा वो होगा। ये कहाँ से पैसे इतने आ जाते हैं कि ये लंदन चले जाते हैं, लंदन के महंगे तरीन होटलों में भी ठहरे होते हैं ये उलमा इकराम। कौन स्पॉन्सर करता है इन्हें और किस लिए जाते हैं? कुछ वहाँ पे जिहाद करने जा रहे हैं, तबलीग करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं? मैं नाम नहीं ले रहा एक आदमी का, एक सो कॉल्ड आलिम का। मुझे मेरे एक लंदन में दोस्त ने बताया कि वो जब एक बार में गए तो वो वहाँ बैठे हुए थे और वो जनाब अली जब जाके उन्हें मिले तो उन्होंने उनसे कहा कि कोई पीएंगे, चुस्की उसकी लगाएंगे। वो खुद लगा रहे थे चुस्की, तो वो मेरे दोस्त ने कहा जी मंगा लें। तो उसने जो सबसे महंगी विस्की थी वो मंगाई, कहता है सबसे महंगी विस्की मंगाई और उसने बड़ी बोतल। तो उसने कहा कि मैं तो इतनी नहीं पीऊँगा। कहता आप ये ले जाएं। उसने कहा आपको पता है कितनी महंगी? उन्होंने कहा मैं कहना पल्लियों दे रहे हैं, दौरा स्पॉन्सर हुआ है, एक ख़ास लिमिट के पैसे उसमें वो ख़त्म ही नहीं हो रहे, तो आप भी मौजे करें। ये ज़मीर फरोश उलमा, ये टाउट, ये दो चेहरे वाले लोग, ये मजहब फरोश लोग जो हैं, वो तो आज हज शुरू होने लगा उत्थे होना चाहिए। आप लंदन में वो बांध के और वो फिर रहे होते, क्या कर दिखा रहे होते हैं उन लोगों को आप? मतलब आपका क्या मकसद होता है इस चीज़ का, मुझे नहीं समझ आती। इकरार का साथ जो भी हुई उस पर बड़ी डिबेट चल रही है। मैंने ट्वीट भी किया कि यार इसमें तो जवाद अहमद को एहतिजाज करना चाहिए, जो वो आदमी कह रहा है कि ये भी जवाद अहमद की तरह जलील होगा। मैं तो ये जुमला ऑन नहीं कर रहा कि जवाद साहब हुए हैं या नहीं हुए, या क्या कहते हैं इकरार साहब हुए या नहीं हुए, मैं इसको नहीं कर रहा। लेकिन मुझे एक बात याद आ गई, इमरान खान के ऊपर जवाद भी और इकरार भी कितनी तनकीद करता है, कितने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जवाद के तो मुंह से गटर निकल रहा होता है, वो तो लगता ही नहीं है कि यार ये कोई तालीम याफ्ता आदमी है, वो तो ऐसे लगता है कुछ जहनी मर्ज का शिकार आदमी है और वो क्या कहते हैं ऊल फूल बोल रहे। फिर उसे गुस्सा इस बात पे चढ़ता, कहता है इमरान खान मेरे गाली नहीं करता, मेरा नाम ही नहीं लेता। ये इकरार ने क्या कुछ नहीं पीटीआई और इमरान खान के लिए कहा, और तुम्हारा ज़र्फ ये कि तुम एक जुमला नहीं बर्दाश्त कर सके, एक जुमला नहीं सुन सके इमरान खान के ऊपर, उसके करैक्टर पे, उसकी ऑडियो, उसकी वीडियो, उसकी अहलिया के ऊपर, उसके अपने किरदार के ऊपर, उसके बच्चों के हवाले से क्या कुछ